शुरू करते हैं तो बच्चों हमारा पहला जो फिलोसफर है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दैट इज प्लेटो। प्लेटो जो है उनकी 3 थ्योरीज हमारे सिलेबस का पार्ट है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, मेटाफिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ स्टेट। बट बिफोर एनालाइजिंग दो 3 थ्योरीज वी विल सी द अर्ली लाइफ ऑफ प्लेटो। क्योंकि जब भी आप आंसर लिखोगे फिलोसफी का तो उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन में अर्ली लाइफ से ही हमने फिलोसफर का स्टार्ट लेना है। तो प्लेटो जो है वो बॉर्न हुए 427 बिफोर क्राइस्ट और ही डाइड इन 347 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से कोई 400 साल पहले प्लेटो है आपके, वो पैदा हुए। प्लेटो जो है वो बिलोंग करते थे एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से। एरिस्टोक्रेटिक मतलब दोज हैव अ वेल्दी बैकग्राउंड, वेल्थ, एजुकेशन एंड गुड मोरल वैल्यूज। तो अरिस्टोटल उससे बिलोंग करते थे और इनका जो ब्रिंगअप हुआ वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड एनवायरनमेंट में हुआ। इनके जो फादर थे, स्पेशली जो इनके मैटरनल साइड थी पूरी, वो बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड थी। इनके फादर की डेथ होगी व्हेन ही वाज 12, तो उन्होंने मदर ने सेकंड मैरिज कर लिया और जो सेकंड मैरिज थी वो किंग के जो है डिसेंडेंट थे। और प्लेटो का भी जो शजरा नसब था वो जाके 4th या 5th फैमिली पहले वो उस टाइम रोमन के जो एम्पायर थी, जो एथेनियन एम्पायर थी, उसके किंग थे। तो इतने जब पढ़े लिखे माहौल में इनकी पैदाइश हुई और ये बड़े हुए तो इनको भी एजुकेशन से जो है बहुत ज्यादा लगाव पैदा हुआ। उसके बाद ये फिजिकली बहुत फिट थे, इसी वजह से इनको प्लेटो कहा जाता है। प्लेटो इनका असल नाम नहीं है। असल नाम क्या है? द रियल नेम ऑफ प्लेटो इज अरिस्टोटल्स। दिस इज द रियल नेम ऑफ प्लेटो। प्लेटो उनको कहा जाता है क्योंकि जिसामत की वजह से, बिकॉज ही हैड श्रूड बॉडी, वाइड शोल्डर्स, दैट इज व्हाई ही कॉल्ड प्लेटो। बड़े हुए इनकी जो है डिफरेंट जो है एजुकेशनिस्ट से मुलाकात होना शुरू हो गई। फिर सोक्रेटिस के ये जो है वो स्टूडेंट रहे। जब ये पैदा हुए तो सोक्रेटिस 42 ईयर्स के थे, 32 ईयर्स के थे, ठीक है। फिर 28 साल के थे आपके प्लेटो जब सोक्रेटिस के साथ वो इंसिडेंट पेश आया, उनको जो है वो जहर का प्याला पिला दिया गया। और उस टाइम सोक्रेटिस जो थे वो 60 साल के थे। जब ये इंसिडेंट पेश हुआ तो वो फिर एथेंस को जो है लीव करके और 12 साल तक जो है डिफरेंट जगहों के ऊपर वॉन्डरिंग अबाउट करते रहे और इम्बाइबेशन करते रहे, डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज की, डिफरेंट जगहों से इनको इकट्ठे करते रहे। और इकट्ठा करने के बाद 12 साल के बाद वो दोबारा एथेंस वापस आए। एथेंस आके फिर उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई और एट दैट टाइम द एकेडमी वाज द हब ऑफ द एजुकेशनल प्रोलिफरेशन। तो अब कहाँ क्या बात हुई कि प्लेटो ने जो है जब एकेडमी बनाई आकर, वहां पर उसने डिफरेंट किताबें लिखना शुरू कर दी। और वो किताबें जो थी वो ज्यादातर थी डायलॉग्स की फॉर्म के अंदर। मतलब वो एक अपने आप को अज्यूम कर लेता था, एक किसी भोले बंदे को या किसी ज्यादा सियाने बंदे को, हु हैव द मोर नॉलेज और द लेस नॉलेज, उसको अज्यूम करता था और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू करता था। उस गुफ्तगू का जो अखज होता था वो उसका पूरा डायलॉग बन जाता था कि वो किसी चीज के ऊपर, व्हाट इज ब्यूटी, अब ब्यूटी के ऊपर वो लिखना शुरू कर दे, खूबसूरती क्या होती है, ये रियलिटी क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, हमारी परसेप्शन कैसे होती है। वो इसके ऊपर आप डायलॉग लिख रहे हैं, 2 बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बंदा वो अपने एक्सपेक्ट करता था अपने उस्ताद को, अगर वो खुद अपना जो है एक अक्लमंद और एक अनपढ़, बेवकूफ, अनअवेयर के साथ डायलॉग हो रहा है, तो वो अपने आप को अनअवेयर और सोक्रेटिस को जो है अवेयर पर्सन के तौर पर रख के और डायलॉग करता था, ठीक है। अगर वो किसी एक को जो है अपने साथ डायलॉग करवाता तो अपने किसी स्टूडेंट को से अज्यूम कर लेता था। तो उसने डिफरेंट बुक्स लिखी जिसके अंदर हमारी जो वो है फोकस पॉइंट है वो द रिपब्लिक के ऊपर है। क्योंकि द रिपब्लिक के अंदर ही इसने जो है आपकी थ्योरी ऑफ नॉलेज दी है, मेटाफिजिक्स दी है, जिसको हम थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं, और उसी के अंदर ही इसने जो अपना थ्योरी ऑफ स्टेट है वो एम्बाइब की है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली थ्योरी, दैट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। क्योंकि हर चीज जो है प्लेटो की वो स्टार्ट इधर से ही होती है, थ्योरी ऑफ नॉलेज से। थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर जो प्लेटो है वो बेसिकली 2 चीजों को लेकर चलता है। वो हमें बताना चाहता है कि नॉलेज होता क्या है, नॉलेज का एम क्या होता है, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कितने टाइप्स का होता है, ये डिफरेंट चीजें वो हमें बताता है। और नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, नॉलेज की इंपॉर्टेंस देने के लिए वो हमें सबसे पहले बताता है एलिगेरी ऑफ केव्स। इसके अंदर थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर हम 2 चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 एलेगोरी ऑफ केव, नंबर 2 मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइंस। मेटाफोर ऑफ
डिवाइडेड लाइंस। पहले हम एलिगेरी ऑफ केव को देख लेते हैं क्या है। एलिगेरी ऑफ केव के अंदर बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो है मिस्टर प्लेटो वो डेवलप करते हैं। वो कहते हैं कि देयर आर 3 प्रिजनर्स, 3 प्रिजनर्स हैं जो कि एक गार में बंद है, ठीक है। दीज आर द 3 प्रिजनर्स जो कि एक केव के अंदर बंद है। अब इनके साथ ट्रेजेडी क्या है कि इन तीनों की जो गर्दन है ना उसके ऊपर केज बंधा हुआ है, ठीक है। दे आर केज्ड और इनका जो फेस है वो इस तरफ है। दे आर वॉचिंग दिस वे, इस तरफ देख रहे हैं। ये अपनी गर्दन भी नहीं घुमा सकते, बैठे हैं, जंजीरें लगी हुई हैं पांव में, हाथों में, प्रिजनर्स हैं और ये बैठे हैं, ठीक है। अब जब ये बैठे हैं तो इनके पीछे क्या है, इनके पीछे एक पूरी जो सोसाइटी है, जो लोग हैं वो चल फिर रहे हैं। डिफरेंट जो लोग हैं, जो आजाद लोग हैं वो चल फिर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट लोग यहां पे चल फिर रहे हैं। यहां पे है हमारे पास क्या, फायर, आग जल रही है। और यहां पर जनाबे वाला क्या है हमारे पास, ओपनिंग ऑफ द केव। ये केव है, ये केव के अंदर का सारा माहौल है और ये केव से बाहर का रास्ता है, ये बाहर की दुनिया, ये सारी आउटसाइड वर्ल्ड है। अब जो ये प्रिजनर्स हैं इनके सामने यहां पे दीवार, दिस इज द वॉल। अब इनके साथ ट्रेजेडी क्या है कि ये तीनों यहां पर बैठे हैं, पीछे देख नहीं सकते। दे आर अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड देम। अब इनके लिए जो भी दुनिया है वो ये दीवार है। अब क्योंकि यहां से रोशनी भी आ रही है और रात के टाइम पे यहां पे आग जल रही है, उसकी वजह से ये जो लोग यहां पे बातें कर रहे हैं, जो यहां पे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, उनका अक्स पड़ता है इस दीवार के ऊपर, ठीक है। दीवार के ऊपर अक्स पड़ता है और जब वो बोलते हैं तो ये समझते हैं क्या कि ये अक्स ही बोल रहे हैं। इनके लिए इनकी पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया ये दीवार। लोगों का साया पड़ रहा है, लोगों का साया पड़ने की वजह से ये समझते हैं कि ये 4-5 किस्म के बंदे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। अब साया नजर आ रहा है, असल बंदा भी नजर नहीं आ रहा। उनके हाथ में जो चीजें उनको वही नजर आ रही है। उनके जनाबे वाला जो गुफ्तगू हो रही है वो यही सुन रहे हैं कि यही बातें ही कर सकते हैं और कुछ नहीं है। और कोई दुनिया, सूरज क्या है, चांद क्या है, रोशनी क्या है, सितारे क्या है, पहाड़, दरिया और जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ इट, ठीक है। दे आर लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड, दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ अनअवेयरनेस, where they have no knowledge of anything but the wall, the things they are seeing at the wall. अब होता क्या, होता यह है कि यहां पर एक बंदा आजाद होता है, कोई उसको आके आजाद करता है या वो खुद से आजाद होता है, उसके ऊपर से ये चेन जो है वो रिमूव होती है और वो यहां से उठ के जनाबे वाला ही एस्केप्ड, वो चला जाता है गार से बाहर। अब जब वो गार से बाहर जाता है तो उसे समझ ही नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। ही इज अ स्टेट ऑफ शॉक, ही इज अ स्टेट ऑफ वंडर कि मैं तो मतलब उसको सूरज नजर आया। अब सूरज, आप अंधेरे से निकलो बाहर रोशनी में तो चुभती है आपको, उसको रोशनी चुभने लग गई। वो बाहर जा रहा है, उसके लिए चीजें सारी डिफरेंट है क्योंकि वो तो पहले सिर्फ शेडोज देख रहा था, अब वो लोगों से भी मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस नए होना शुरू हो गए हैं। वो समंदर को भी देख रहा है, वो पानी को भी देख रहा है, वो फूलों को भी देख रहा है, वो डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो गुडनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, ऑनेस्टी को, लॉयल्टी को, ब्यूटी को, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू हो गया। 6, 7, 8, 10 महीने वो रहा बाहर। अब शुरू में तो उसके लिए चीजों को एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल था, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन जैसे जैसे उसको आदत होती गई तो उसको अंदाजा होता गया कि यार मैं कहां पे रह रहा था। हम किसी चीजों के ऊपर शर्त लगाते थे आपस में कि जनाबे वाला ये बंदा जो है आके ये बात करेगा कि नहीं बात करेगा। हम तो इस बात के ऊपर शर्त लगाते थे तीनों आपस में जो प्रिजनर्स थे और खुश होते थे। लेकिन यहां की तो दुनिया ही कुछ और है। हम तो रह ही एक डार्क वर्ल्ड के अंदर रहे थे जहां पे हमें उन्होंने टोटल जो है एक फॉरगाजी दुनिया में रखा हुआ था और रियल वर्ल्ड से तो हमारा कोई रिलेशन ही नहीं था। ये सारी बातें हम उसको पता लगती हैं, ये अब नॉलेज आ रहा है उसके पास। अब वो खुद अंदाजा लगाता है कि अगर मैं वापस जाऊं और उन दोनों को बताऊं कि दुनिया ऐसी है तो क्या वो मेरी बात पे एक्सपेक्ट करेंगे, मेरी बात पे यकीन करेंगे? कहता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बता रहा हूं। यहां पे प्लेटो फिर अब ये बात करता है कि इसी बंदे को दोबारा लाकर अगर हम प्रिजन में डाल दें, दोबारा अगर हम इधर डाल दें तो फिर क्या होगा? इसके लिए अब यही दुनिया है, लेकिन जो ये यहां से एक्सपीरियंस करके आया है उसको भुलाने में अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ही हैज नॉलेज नाउ।
तो ये है एलेगोरी ऑफ केव गिवन बाय प्लेटो। अखज क्या है, इसकी समरी क्या है कि 3 प्रिजनर्स हैं, उनके लिए पूरी दुनिया उनकी केव है, ठीक है। दे आर अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। एक बंदा आजाद होता है, वो जाता है बाहर की दुनिया में और वो एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट चीजों को और उसके पास नॉलेज आता है। अब वो नॉलेज आने के बाद जो है दोबारा इनको अगर आके कहेगा भी तो ये नहीं मानेंगे, लेकिन इसका काम है यहां पे इसको जनाना, क्योंकि असल इसका अब काम क्या है, इसका काम ये नहीं है कि ये इन दोनों को बताए कि मैं क्या चीजें देख कर आया हूं, इसका काम यह है कि इनकी गर्दन मोड़ के इसको बाहर की तरफ मुंह मोड़ दे, इनका सीधा रास्ता दिखा दे भाई वो देखो ये दुनिया फेक दुनिया है, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, दिस इज द आर्टिफिशियल वर्ल्ड, ठीक है। असल में इसका काम क्या है अब कि इनको कहानियां सुनाने की बजाय, इनको यह बताने की बजाय दरिया कैसा होता है, फूल कैसे होते हैं, दुनिया कैसी है, रोशनी क्या चीज है, अंधेरा क्या चीज है, ये बताने की बजाय कोशिश करे कि उनको उठा के इस पोजीशन छोड़ दे कि उनको बाहर की दुनिया नजर आना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि इसने अपना नॉलेज इनमें ट्रांसफर कर दिया। यहीं से अब सारी स्टोरी को सुनाने के बाद, एलेगोरी ऑफ केव सुनाने के बाद, प्लेटो क्या करता है, अपने असम्पशंस पे आता है, अपने कंक्लूजन पे आता है कि व्हाट डज आई मीन बाय थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब वो हमें बताता है कि नॉलेज का असल मकसद क्या होता है। नॉलेज का असल मकसद ये नहीं होता कि आप जनाबे वाला अंधे को देखना सिखा दें। असल मकसद जो नॉलेज का होता है वो ये है कि आप अंधे को सही रास्ता दिखा दें, ठीक है। आपने अंधे को रोशनी दे दी, बिनाई दे दी, आपने अंधे को आईसाइट दे दी, वो हो सकता है फिर भी गलत रास्ते पे चले। तो व्हाट इज नॉलेज? द रियल एम, द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉलेज इज टू टेल देम द राइट पाथ। क्या आपने बताना है ये रास्ता नहीं है। अंधा भी है अगर कोई, लेकिन उसको सही रास्ता पता है, वो फिर भी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर किसी के पास बिनाई है लेकिन सही रास्ता नहीं पता उसको, उसके पास इल्म नहीं है, इन शॉर्ट, तो वो जहां मर्जी जो मर्जी करता रहे, भटकता रहे, आंख का उसका कोई फायदा नहीं हो। तो इल्म का काम क्या है? इल्म का काम यह है कि आंख को बिनाई नहीं देनी, आंख को, बंदे को सही रास्ता दिखाना है कि वेयर टू लीड, वेयर टू गो। दिस इज एजुकेशन। यहीं पे वो डिफरेंट अपने असम्पशंस बताता है कि हमारा जो नॉलेज है वो हमें इस दुनिया के बारे में परसीव्ड एनालिसिस देता है, हमें केपेबल नहीं करता, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। और यहीं पे अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट को वो इनकॉर्पोरेट करता है और बताता है कि थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं एजुकेशन का, जो मैं फिलोसोफर किंग बता रहा हूं जिसने 50 साल तक सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करना है, उस इल्म का फायदा क्या होगा? उस इल्म का फायदा यही होगा कि वो एक तरह का, यहां सर जो आजाद किया हुआ एक प्रिजनर था उसको आजाद किया, ये बंदा मैंने फिलोसोफर किंग बना दिया। अब इस बंदे का काम है कि इसने आके पूरी सोसाइटी को सीधा रास्ता दिखाना, क्योंकि इसने पूरा नॉलेज अटेन कर लिया। जो इस बंदे ने केव से बाहर जाके आउटसाइड वर्ल्ड का नॉलेज लिया, रियलिटी को देखा, अब यहां पे फिलोसोफर किंग को हर चीज का पता है। उसने आके लोगों को क्या करना है, बताना है कि यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड, दैट इज द रियल वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लाइट, दैट इज वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, दैट ऑफ वर्ल्ड ऑफ ब्राइटनेस। तो वहां पे आप लोगों ने जाना है अपने आप को अंधेरे से निकाल के, और इस रियल वर्ल्ड के ऊपर जो है आपने अपना नॉलेज बिल्ड करना है, और नॉलेज बिल्ड करने के बाद सही रास्ते पर चलना है। क्योंकि जो रियल वर्ल्ड नॉलेज होगा इनफॉलेबल होगा, वो कभी आपको गलत रास्ते की तरफ नहीं लेकर जाएगा। कोई सवाल बच्चों, कोई कंफ्यूजन? सो इनकी टर्म्स भी तो है, कंजेक्चर में होता है, मतलब चेन्स में है, 4 इनकी टर्म्स भी तो आती है। नहीं, एलेगोरी ऑफ केव के अंदर तो नहीं है। वो एनालॉजी और एलेगोरी सेम नहीं है? हाँ, एक ही बात है। कुछ लोग उसको एनालॉजी कहते हैं, कुछ उसको एलेगोरी कहते हैं। असल में तो जो प्लेटो ने लफ्ज यूज किया वो एलेगोरी है, एलेगोरी ऑफ केव। वो उन्होंने खुद आपको समझाने के लिए होंगी, लेकिन असल में कोई लफ्ज यूज नहीं किया। सब जगह मैंने वो टर्म्स ही पढ़ी थी। कौन सी? सर एक कंजेक्चर थी, मतलब जो चेन्स में एक चेन्स के लिए वर्ड था, जो बाहर जाता है 4 स्पेसिफिक टर्म्स आती हैं इनके लिए। तो वही है ना जिसकी बेस के ऊपर उसने आने वाले वक्त में अपनी सोसाइटी को बिल्ड कर रहा है। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर वो आपने बताया एपेटाइट क्लास, आपकी ब्रेव स्पिरिट क्लास और आपकी रीजन क्लास, यही है। मैंने तो उसके सोर्स से पढ़ा, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिखे हुए। अगर हुए तो फिर मैं इसको दोबारा चेक कर लूंगा। कंजंक्चर या स्लेज, आप इस तरह के वर्ड कह रहे हो, मैं चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा। ये हो गया। अब इसके बाद हमारी थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर है दूसरा जो हिस्सा, जिसको हम कहते हैं मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइन। क्लियर है?
Second is your metaphor of divided lines. इसके अंदर क्या करता है, आपको जो प्लेटो है एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता है. ऑब्जेक्ट्स के बाद इधर है आपके टाइप ऑफ थॉट्स. ये साथ साथ ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. यही है हमारा मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइंस. सिर्फ बुक में किस नाम से है? क्या दिया होगा पहले के अंदर? ये रेफ्यूटेशन ऑफ परसेप्चुअल नॉलेज. नहीं, थ्योरी ऑफ नॉलेज के नाम से ही है. उसी के अंदर ये पार्ट फॉल करता है जो आप पढ़ रहे हैं. ये मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइंस, ये वाला, ये नहीं है वहाँ पे. मैं ले आती हूँ. जो भी लेके आई शीट दे दो. ड्रॉ कर लिए सबने? एक चीज और लिखना है इसके साथ. दिस इज द मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइंस. इसमें अब प्लेटो क्या कहते हैं, उसने कह दिया हमें थ्योरी ऑफ नॉलेज दे दी, थ्योरी ऑफ नॉलेज की बेस दे दी थ्रू द एलेगरी ऑफ केव. एलेगरी ऑफ केव के थ्रू हमें बताया कि व्हाट इज द रियल एम ऑफ नॉलेज, हाउ वी कैन मेक वी कैन अटेन द नॉलेज एंड डिस्पेंसेस टू द आवर सब्जेक्ट्स. अब यहां पे वो बताते हैं कि नॉलेज कितनी टाइप्स का होता है. मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइंस टेल्स अस अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, वो कहते हैं 4 टाइप्स का नॉलेज होता है. ठीक है, एक है आपकी इमेजेस, देन थिंग्स, देन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स और द गुड. दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये हमारे पास है थॉट्स. ये ऑब्जेक्ट हमें ये थॉट देता है.
इमेजेस हमें इमेजिंग देते हैं, थिंग्स हमें बिलीव, देन थिंकिंग और देन परफेक्ट इंटेलिजेंस। असल में वो बताना ये चाहते हैं डिवाइडेड लाइंस के थ्रू कि देयर आर पैरेलल वर्ल्ड्स। आप एक चीज को जो है जब परसीव करोगे तो पैरेलल वर्ल्ड के तहत आप दूसरी वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे, उसके थ्रू फिर आप नेक्स्ट पैरेलल वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द परफेक्ट इंटेलिजेंस। इंसान का मकसद है यहां पे जाना, टू एस्केप द वर्ल्ड, टू एस्केप द विजिबल वर्ल्ड। क्यों? ये पार्ट भी छोटा है, दिस इज द स्मॉलर, यहां पे कम नॉलेज है, कम इल्म है, यहां पे आपकी थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आपका काम है इस विजिबल वर्ल्ड से मूव करना टूवर्ड्स द इंटेलिजिबल वर्ल्ड, और इंटेलिजिबल वर्ल्ड के अंदर आप मूव करेंगे थ्रू द नॉलेज, और नॉलेज जो आप अटेन करेंगे वो आपके पास आ गया। लेकिन यहां पर आपका जो प्लेटो है वो बताता है टू लुक एट द सेम थिंग डिफरेंटली, एक ही चीज की तरफ डिफरेंट मोड से देखना, वो आपको बताएगा कि आप किस लेवल पे। अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो यू विल बी इमेजिनिंग, देन बिलीव, देन थिंकिंग, देन परफेक्ट इंटेलिजेंस। ये चार बंदे हैं जो एक ही चीज की तरफ देख रहे हैं लेकिन उनकी परसेप्शन डिफरेंट है। तो क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज का लेवल डिफरेंट है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे आपका डिग्री ऑफ ट्रूथ इंक्रीज होता जाएगा, आप रियलिटी की तरफ, फॉर्म ऑफ ज्यादा बेटर रियलिटी की तरफ मूव करते जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम द विजिबल वर्ल्ड टूवर्ड्स द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। क्लियर? अब क्या होता है, हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइन क्या है? ये डिवाइडेड लाइन है कि यू हैव टू मूव फ्रॉम द एक्स टू द वाई। X is the place where there is limited knowledge, but Y there is a combination of knowledge. All knowledge is confined at Y. और आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखकर डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स जो आती हैं, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइन के अंदर। ये आपके 4 पैराग्राफ बने, ठीक है। इनिशियल चीजें एक्सप्लेन करने के बाद दीज आर द 4 पैराग्राफ कि इमेजिनिंग से क्या मतलब है। मैं नाम लेता हूं यहां पे एप्पल, क्या ज़हन में आया? सहरी, रोजा, सेब, तहरीन, एप्पल, अस्मा, मेरे ज़हन में एप्पल, आईफोन आया। एक ही चीज है, एक ही चीज है ना। इमेज क्रिएट हो गया हमारे ज़हन के अंदर। अब यहां पे क्या है कि ये आपकी लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है। क्यों? आप एक चीज के बारे में जब सुनते हो, आप एक चीज को जब देखते हो, तो वो आपको एक इमेज क्रिएट करके देता है। वो इमेज जो है दैट इज नॉट रियल। मैंने एप्पल बोला, आपके ज़हन में एप्पल आया, एप्पल रियल है, वो उसको खा सकते हो? नहीं खा सकते, दैट इज नॉट रियल, दैट इज एन इमेज, ठीक है। तो वो इमेज जो है वो क्या करता है, वो आपको एक आइडिया दे रहा है, दैट इज व्हाई यू आर इमेजिनिंग। अब आप सेब से क्या बना सकते हो? फ्रूट चाट बना सकते हो, स्मूदी बना सकते हो, मिल्क शेक बना सकते हो। अब ये सारी क्या है, आप इमेजिनिंग में चले जाओगे। आपका असल काम क्या था? उस एप्पल की एसेंस को विजुअलाइज करना कि व्हाट इज एन एप्पल। सेब है क्या, कहां से आता है, कहां से पहली मर्तबा सेब आया होगा दुनिया में, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्यों हम खाते हैं, इसको पहनते क्यों नहीं है। ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते थे, लेकिन आप क्या चले गए? इमेजिनिंग में चले गए। उसी एक वर्ड के, उसी एक लिटरल मीनिंग के ऊपर आप बैठ गए और आपने अपना सारा टाइम जाया करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके जहन में एक इमेज क्रिएट कर दिया गया, एक वर्ड की वजह से, एक चीज की वजह से। किसी भी चीज को ले ले, गिलास में कहता हूं मैं, मोबाइल फोन कहता हूं मैं, ऑरेंज कहता हूं मैं, मैंगो कहता हूं, कोई भी चीज आपको मैं नाम लूं तो आपके जहन में एक इमेज बन जाएगा। वो इमेज क्या करेगा? आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा ऊपर की तरफ जाने से। वो आपको, क्योंकि एक इसी कन्फाइंड दुनिया में रहना चाहेगा, रखना चाहेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि शैडोज, जो हमारी एलेगोरी ऑफ केव थी, एलेगोरी ऑफ केव के अंदर क्या हो रहा था? जो वो प्रिजनर्स बैठे थे, प्रिजनर्स उस वॉल के ऊपर क्या देख रहे थे? शैडोज देख रहे थे। क्या वो शैडोज रियल थे? लेकिन उन शैडोज की वजह से सारी जो इमेजिनिंग थी उन प्रिजनर्स की, वो विजुअलाइज हो रही थी। तो ऐसे ही आपका प्लेटो कहता है कि आप दुनिया में रह रहे हो, आप जो ये चीजें देख रहे हो ये रियल नहीं है, ये आप सिर्फ एक परसीव्ड शैडोज देख रहे हो। आप एक फॉरगाजी वर्ल्ड में रह रहे हो, ठीक है, जहां पे आप एक चीज को देखते हो और उसके इमेजिनिंग करना शुरू करते हो, उसके ख्यालात जहन में लाना शुरू कर देते हो। आप असल वर्ल्ड की तरफ नहीं जा रहे। आप क्या हो? इस लेवल के ऊपर
जिस शॉर्टेस्ट लेवल के ऊपर आप उसी तरह चेन्ड प्रिजनर हो जो अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकता, और आपको जो चीज दिखाई जा रही है आप देख रहे हो। आपको नौकरी के पीछे लगा दिया, आप नौकरी के पीछे चल पड़े। आपको कारोबार के पीछे लगा दिया, आप कारोबार के पीछे चल पड़े। तो आपकी अपनी तो कोई सेइंग है ही नहीं। आपको जिस तरह चीजें दिखाई जा रही हैं आप उन चीजों को इसी तरह परसीव किए जा रहे हो। इसी तरह वो एक और एग्जांपल देता है आपका सोक्रेटिस की, क्योंकि प्लेटो वाज अगेंस्ट द आर्ट एंड लिटरेचर। इसी वजह से कहते हैं वर्ड हैव द पावर टू मेक इमेजेस इन योर माइंड, ठीक है। वर्ड हैव द पावर टू कंपेल यू टुवर्ड्स समथिंग एल्स। तो वो कहता है जी आर्ट्स और लिटरेचर जो है ये हमेशा आपको सही रास्ते से भटका देता है, इसलिए उसने अपने कम्युनिज्म के अंदर कहा था सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। अब यहां पे वो एग्जांपल देता है कि एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट जो है एक कैनवस के ऊपर पोर्ट्रेट बनाता है, किसका, एक पिक्चर बनाता है, एक इमेज बनाता है सोक्रेटिस की। अब कहता है ये चीज जो ये इमेज होगा सोक्रेटिस का, ये जो एक पिक्चर, एक कैनवस बनाया है, एक आर्ट बनाया है, डिफरेंट लोग इससे डिफरेंट चीजें परसीव करेंगे, ठीक है। जिसको सोक्रेटिस का पता ही नहीं है कि ये सोक्रेटिस है, वो कहेगा ये तो एक इंसान की शक्ल बनी हुई है, बस उसकी इमेजिंग डिफरेंट हो गई, ठीक है। जिसको सोक्रेटिस का पता है वो कहेगा ये सोक्रेटिस है, लेकिन सोक्रेटिस असल में क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी उसे नहीं पता। हालांकि सोक्रेटिस किस चीज का सिंबल है, अगर सोक्रेटिस देखा जाए इट्स अ सिंबल ऑफ एन आइडियल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये भी हम प्लेटो के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हमारे हिसाब से ना हो शायद। प्लेटो के मुताबिक जो सोक्रेटिस है वो क्योंकि उसका उस्ताद था, उसने कहा दैट इज अ सिंबल ऑफ एन आइडियल ह्यूमन बीइंग। तो अब ये जो आइडियल ह्यूमन बीइंग का सिंबल है सोक्रेटिस, क्या हर बंदा उस कैनवस के ऊपर बनाई हुई पेंटिंग देखकर ये परसीव कर सकता है कि ये आइडियल ह्यूमन बीइंग है? नो। तो आप क्या कर रहे हो, आप इधर जाने की बजाय इधर ही स्ट्रक्ट हो जाओगे। आर्ट एंड लिटरेचर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, इट्स अ हर्डल इन योर वेज टूवर्ड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो यहीं पे वो कहता है कि यहां पर आप जो इमेजेस देख रहे हो दे आर नॉट रियल। हां, अगर आप इस काबिल हो कि आप जो इमेजेस देख रहे हो और आपको ये पता लग जाए दैट दीज आर द इमेजेस, दिस इज नॉट द रियल ऑब्जेक्ट, जिस तरह के बाद में एक प्रिजनर को पता था कि दीज आर द इमेजेस, दीज आर नॉट द रियल ऑब्जेक्ट्स, तो फिर आप क्या करते हो, आप इधर से निकल के बिलीफ पे आते, ठीक है। अगर आपको यह पता लग रहा है कि आई एम लुकिंग एट समथिंग एंड दैट थिंग इज नॉट द रियल थिंग, दैट इज द इमेज ऑफ दैट समथिंग, ठीक है, दैट द थिंग मस्ट हैव बीइंग समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या कर रहे हो, आपने इमेजेस वाली दुनिया से जो है आपके पास इल्म थोड़ा सा ज्यादा है और आप आ गए हो किधर, बिलीफ के ऊपर, ठीक है। अब हम इसको डिबेट को देखते हैं, बिलीफ क्या होते हैं। यहीं पर बिलीफ की अगर हम बात करें तो जो इमेज देखने के बाद आपकी सेंस उसका एक चीज बनाती है, एक इमेज बनाती है। स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है एक चीज को देखने के बाद, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर सीइंग अ थिंग, इसको हम कहते हैं दिस इज योर बिलीफ। स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर सीइंग एक्चुअल इमेजेस इज कॉल्ड योर बिलीफ। अब क्या है, मैं आपको कहता हूं गिलास, ठीक है। अब गिलास तो बहुत सी डिफरेंट शक्लों के हैं दुनिया के अंदर, आपके पास डिफरेंट ड्रिंक्स के लिए डिफरेंट ग्लासेस मौजूद हैं। तो अब आप कौन सा गिलास सोच रहे हो? टेबल ग्लास भी है, बार ग्लास भी है, घर के अंदर प्याला भी है, हर चीज है ना, विंडो ग्लास। तो जब मैं कहता हूं ग्लास, ठीक है, यहां पे मेरा मकसद प्याले का ही अब जब मैं कहता हूं ग्लास, तो ग्लास से आप कौन सा गिलास सोचो। अब देखो ना कितना बड़ा बिलीफ आपके पास आ गया। अब आप क्या शेप बनाओगे गिलास की अपनी शक्ल, अपने जहन के अंदर? कोई नहीं बना सकता ना, या एक बनाओगे तो मैं उसको चैलेंज भी कर सकता हूं कि ये तो नहीं है, ये ऐसा भी गिलास होता है, चैलेंजेबल है। तो यही है आपके बिलीव्स कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलायबिलिटी को जो चीज चैलेंज कर दे, तो वहां पे आपका बिलीफ खराब होना शुरू हो जाता है। क्या कहा मैंने? जो आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। आपको मैं कहता हूं डस्टर, दिस इज डस्टर, तो यहां पे आपकी जो सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहां पे इस चीज के ऊपर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं आपके इस बिलीफ को खत्म कर दूं तो आप दोबारा से आ जाओगे इधर, और अगर इसके ऊपर में बिलीफ आपका जो यकीन है कि हाँ भाई यही डस्टर होता है, ऐसा ही होगा डस्टर, जो असल में कहीं भी हो सकता है, तो फिर यहां पे आप मूव कर जाओगे इधर।
अब मैं आपको एक ऐसी चीज की एग्जांपल देता हूं जिसमें वाकई आप लोग चीजों को समझोगे। मैं आपको कहता हूं ब्यूटी। व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? मेकअप और नेचर, ठीक है, और बस इनके लिए कुछ नहीं होगी। फूड और हाइलाइटर्स। नेचर, मेकअप। आपने मेकअप किया, आप ब्यूटीफुल हो गए। क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी। जब शाम को तारा फिर वापस असलियत में आ गए। ठीक है, फूड। फूड सामने, अगर आपने फूड कहा, आपके लिए फूड जो है वो बर्गर हो सकता है जो अच्छा हो सकता है। मैं आपके सामने पिज्जा रख दूं, फिर आपको पसंद नहीं आएगा, तो फूड की ब्यूटी भी खत्म हो गई। आपने कहा नेचर, रात को मैं आपको कहीं ले जाता हूं और वहां पे चुड़ैल है, आपके लिए तो नेचर ड्राउन ही हो गई ना अब। तो व्हाट इज ब्यूटी? हम फिर ब्यूटी क्या कहते हैं? तो यहां पे प्लेटो इन होता है। यहां पे प्लेटो साहब कहते हैं कि ब्यूटी कैन एग्जिस्ट विदाउट ब्यूटीफुल थिंग्स। कहते ब्यूटी एक कॉन्सेप्ट है खूबसूरती का। हमें कोई चीज खूबसूरत लगती है, हम कहते हैं दिस इज ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल, एक रोज, एक फ्लावर जो है जब खिला हुआ है ये खूबसूरत होता है। 2 दिन बाद जाओगे वही गुलाब मुरझा गया होगा, खूबसूरती खत्म। तो वहां पे टेम्परेरीली ब्यूटी उसके अंदर आई, हमने उसको ब्यूटीफुल कहा और उसके बाद वो खत्म हो गई। ब्यूटी है, लेकिन ब्यूटी जो है वो ब्यूटीफुल थिंग्स के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी है, ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं पर रेस्टिव है, कहीं ना कहीं मौजूद है हमारे जहन में, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। इसी तरीके से बिलीफ है कि आपके पास डिफरेंट चीजों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट एक वक्त में आपके पास है वो हमेशा आपके काम आ रहा है। आपके कॉन्सेप्ट्स अब जो डाउट में आना शुरू होंगे, वो जब डाउट में आने के बाद जब पुख्तगी की तरफ आएंगे तो वो कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूर से खड़ा हूं, अक्सर मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं रोड पर जा रहा हूं, रोड पर जाते जाते क्या होता है, बाहर दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी खड़ा है रोड के ऊपर, लेकिन जब मैं गुजरता हूं तो कुछ भी नहीं होता। व्हाट वाज दैट? दैट इज अ रिफ्लेक्शन। अब उस रिफ्लेक्शन ने आपके बिलीफ को खराब किया, मैं समझ रहा हूं वो पानी है, पानी नहीं होता। इस तरह आज के जितने भी 3D इमेजेस आ रहे हैं, ये क्या करें, आपके बिलीफ को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हम समझते हैं नीचे कूड़ा गिरा हुआ, हम उठाते हैं, कुछ भी नहीं होता, रोड होता है। 3D इमेजेस अक्सर क्या होता है, हम दूर से खड़े हैं तो पानी को देखकर हम कहते हैं पानी का रंग नीला है, हम करीब जाते हैं, उठाते हैं, पानी बिल्कुल शफाफ। हमने तो पढ़ा पानी, वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ठीक है, तो ये सारी की चीजें क्या है, ये आप चीजों को देखकर जो अपने बिलीफ फाइनलाइज करते हो, वो बिलीफ जो है वो फिर आपको बताते हैं कि योर नॉलेज इज गुड और बैड, योर नॉलेज इज गुड और बैड। बच्चा है, पहली दफा जा रहा है सफर पे, वो जब भी देखेगा गाड़ी से, उसको बाहर दूर रिफ्लेक्शन की वजह से पानी ही नजर आएगा। वो बेचारा किधर है? वो इधर है। वो नॉलेज के जो उसको इमेज नजर आ रहा है वो उसी इमेज के ऊपर खड़ा है। आपको पता है कि ये इमेज है, आपको पता लग गया दिस इज नॉट द रियल थिंग, दिस इज जस्ट अ शैडो, ये पानी नहीं है, ये शैडो है, रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा नजर आ रहा है। आप गाड़ी की स्पीड स्लो ही नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है पानी नहीं है। आप लेवल किधर हो? यू आर हियर, यू हैव बिलीव, यू नो थिंग्स कि ये असल जो है पानी नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्शन है सूरज का। मैं इसके ऊपर से स्पीडली भी चला जाऊं तो कोई स्प्रिंकलिंग पानी की नहीं होगी। क्लियर? थर्ड लाइन, अब जब यहां का नॉलेज आ गया, फिर आप पहुंच गए यहां। अब यहां के नॉलेज के बाद आप डिवाइडेड लाइन से पहुंचेंगे थिंकिंग की तरफ। ये काम है साइंटिस्ट का। अब आप थोड़े से हायर लेवल ऑफ नॉलेज पे आ गए हैं। जब इन दोनों चीजों का नॉलेज आपको पता लग गया, देन यू हैव मूव टुवर्ड द हायर लेवल ऑफ नॉलेज। यहां पर जो काम होता है, ये काम होता है साइंटिस्ट का। क्यों? साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, दे थिंक। वो जब एक चीज उनको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, दे विल नॉट इन्वेस्टिगेट इन द सेम मैनर एज यू गाइज डू। दे हैव डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स। वो चीजों को परसीव डिफरेंटली करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं अगर आपको यहां पे एक चीज कहूं, मैं कहता हूं जी ट्रायंगल, अब यहां पे आपके लिए क्या है? ये ट्रायंगल ही है। उनके लिए ये पूरी की पूरी क्या है? एक डोमेन है ट्रायंगुलैरिटी की। वो ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगुलैरिटी, क्योंकि वो कहां पे है? दे आर डिफरेंटली, दे आर थिंकिंग डिफरेंट। मैं उनको जब चीज बताऊंगा, आप डिफरेंटली सोच रहे होंगे उसके बारे में, वो डिफरेंटली सोच रहे होंगे। उन्हें पता है कि इसके सम ऑफ एंगल कितना होगा, 180, क्योंकि ये क्या है? इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। ट्रायंगुलैरिटी के ऊपर सोचना, इसके अंदर मजीद में कितनी ट्रायंगल्स बना सकता हूं, इसके एक्सटर्नल एंगल क्या है, इसकी क्या चीज है, वो उस डोमेन में चले गए। आपके लिए क्या है? जस्ट ट्रायंगल।
यू आर वेयर, जब वो पिज्जा स्लाइस पिज्जा स्लाइस भी हो सकता है, ठीक है, तो यू आर हियर, दे आर देयर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज। जिसके पास जितना नॉलेज होगा वो उतने ही हायर लेवल के ऊपर होगा। अब जब थिंकिंग आप करते हो, यहाँ पे आप हाइपोथेसिस बनाते हो, यहाँ पर आप चीजों को जो है डिफरेंटली परसीव करते हो, यहाँ पे आप लॉज बनाते हो, प्रिंसिपल्स बनाते हो। लेकिन असल में इशू ये है कि यहाँ पे जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल है, वो आप एक पार्टिकुलर थिंग के बारे में बताते हो। ट्रायंगुलरिटी के अंदर आप लॉज बना रहे हो तो सिर्फ ट्रायंगुलरिटी के बना रहे हो, मैथमेटिक्स के नहीं बना रहे, ज्योग्राफी के नहीं बना रहे, आप ज्योमेट्री के नहीं बना रहे, ठीक है। आप सिर्फ किसके लॉ बना रहे हो? ट्रायंगुलरिटी के। थीसिस है, फिर हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस हमें पता है कि दीज आर नॉट लॉज, दे आर जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन, लेकिन अब ओपिनियन बेस्ड ऑन नॉलेज। वो एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर एक पार्टिकुलर जगह के अंदर रिजल्ट देगा आपको, लेकिन इट्स नॉट पेट के वो यूनिवर्सल हो सकता है दूसरी जगह पर जाके उसके पैरामीटर चेंज हो जाए और वो रिजल्ट ना दे आपको। तो यहां पे क्या है, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो रेगुलरली चेक एंड बैलेंस, टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट वाले फेज में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, एंड दे ट्राई टू मेक अ लॉ, क्योंकि लॉ हमेशा यूनिवर्सल होता है, पूरी यूनिवर्स के ऊपर इक्वली। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये है क्या है, क्योंकि इट्स अ लॉ। हाइपोथेसिस जो है वो हो सकता है आपके सदर्न पार्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो, नॉर्दर्न के अंदर इंप्लीमेंट ही ना हो, ये इसके अंदर एक्सेप्शन हो सकती है। तो आपकी हाइपोथेसिस क्या है? एबिलिटी टू सी थिंग्स वंस, एक चीज के ऊपर, एक नॉलेज के ऊपर एक वक्त में एक ही दफा देखना। कि यहां पे साइंटिस्ट इस ट्रायंगल के ऊपर क्या चीज सोच रहे हैं? ट्रायंगुलैरिटी सोच रहे हैं, किसी चीज के साथ इसको यूज या क्लबिंग नहीं कर रहे, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट वन पार्टिकुलर थिंग एट दिस टाइम। अल्टीमेट नॉलेज, अब यहां पे ये आने के बाद आप किधर जाते हो? परफेक्ट इंटेलिजेंस। परफेक्ट इंटेलिजेंस क्या है? इट्स द यूनिटी ऑफ ऑल नॉलेजेस, यूनिटी ऑफ ऑल ट्रूथ्स, यूनिटी ऑफ ऑल द रियलिटीज इन द वर्ल्ड। यूनानिमस आइडिया नहीं, यूनानिमस क्यों होगा? मतलब सारे नहीं एग्री करेंगे एक आइडिया के ऊपर, वो आप डिफरेंट जा रही, वो आइडिया की बात कर रहे हैं, हम नॉलेज के ऊपर है। एक ऐसा नॉलेज जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के ऊपर हम आ जाएंगे। यू एग्री ऑन दैट, ठीक है। एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलो ये अब नहीं से मान, बात वही है ना कि सब एग्री करेंगे, यूनानिमसली एग्री करेंगे ना, मतलब मेजॉरिटी एग्री कर रही है, मेजॉरिटी एग्री कर लिया, जरूरी नहीं है ना। देखो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो इस लेवल पे होंगे वो सारे एग्री करेंगे, इन लेवल वालों को पता भी नहीं होगा बात क्या हो रही है, अच्छा ठीक है। तो लेकिन यहां पे अब जब आप परफेक्ट इंटेलिजेंस पे पहुंच गए तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ पे पहुंच गए हो। अब आपको पता है कि हर चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है। यहां पर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया था जो एक फील्ड के, एक वक्त में एक फील्ड को टैकल करा था। यहां पर आपके पास पूरी की पूरी दुनिया का नॉलेज है। आपको जब मैं ये शेप दिखाता हूं, यू डू नॉट थिंक अबाउट द ट्रायंगुलैरिटी, यू थिंक अबाउट द मैथमेटिक्स एज अ होल। उस मैथमेटिक्स का साइंस के साथ रिलेशन, उस मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ रिलेशन, केमिस्ट्री के साथ रिलेशन, साइकोलॉजी के साथ, फिजियोलॉजी के साथ, हर चीज के साथ जो रिलेशन है, यू हैव द नॉलेज ऑफ इट, यू हैव द नॉलेज ऑफ इट। एक ल्यूसी मूवी आई थी, ल्यूसी इज मूवी, अगर किसी ने देखे तो उसके अंदर वो यही कॉन्सेप्ट देता है परफेक्ट इंटेलिजेंस का, कि वो इतनी हो जाती है कि उसको हर चीज समझ आ रही है, वो हर चीज हर जगह पे मौजूद है, वो किसी के साथ किसी का भी मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। वो एक मतलब कि एनर्जी बन गई है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी बन गई है, हाईएस्ट इंटेलिजेंस बन गई है। दुनिया में जो भी चीज है वो उसको पता है, हालांकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी, ठीक है। तो सम चेंजेस अकर एंड शी समहाउ रीच द परफेक्ट इंटेलिजेंस। जब परफेक्ट इंटेलिजेंस पे आप पहुंचते हो, यू हैव मूव्ड योरसेल्फ फ्रॉम द विजिबल वर्ल्ड टू द इंटेलिजिबल वर्ल्ड, ठीक है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। अब इंटेलिजिबल वर्ल्ड पे आप जब पहुंच गए हो तो यहां पे आपके लिए हर चीज गुड है और हर नॉलेज आपका एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपसे एक चीज का सवाल पूछा जाए, यू हैव टू द कैपेबिलिटी टू गिव आंसर ऑफ ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट नॉलेज। ये है हमारा परफेक्ट नॉलेज। दिस इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर आपको प्लेटो जो है पहले बताता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज थ्रू द एलेगोरी ऑफ केव, कि नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो बताता है हाउ कैन वी अटेन नॉलेज। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज: इमेजिनिंग, then belief, then thinking, and then perfect intelligence. Any question? Any confusion?
आगे चले, आगे थ्योरी छोटी छोटी सी है, यही इसकी मेजर थ्योरी थी जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस था। आगे हमारी थ्योरी है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की। जिसके अंदर प्लेटो करते हैं 5 सवाल। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है? थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंदर प्लेटो कहता है कि जनाबे वाला हमें पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज अ फॉर्म। फॉर्म क्या होती है? थ्योरी ऑफ फॉर्म्स आर चेंजलेस, इटर्नल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। फॉर्म्स क्या होती हैं? चेंजलेस, इटर्नल, नॉन मटेरियल थिंग्स, ये होती है फॉर्म्स। एक फॉर्म जो है किसी भी चीज की, एक फॉर्म किसी भी चीज की एक टाइप, जब वो मौजूद है, उसका कॉन्सेप्ट आपके पास है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी भी मरेगा नहीं, और कभी भी जो है वो मटेरियल फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट होकर खत्म नहीं हो सकता। इट इज चेंजलेस। फॉर एग्जाम्पल, सेम गोज फॉर द सेम एग्जाम्पल, ब्यूटी। ब्यूटी है ना, मैंने कहा खूबसूरती, तो क्या खूबसूरती को आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। खूबसूरत खूबसूरत है, मेकअप खूबसूरत है, ठीक है, खाना खूबसूरत है, आपके लिए कोई भी चीज खूबसूरत हो सकती है। क्यों? क्योंकि खूबसूरती का जो लफ्ज है, ब्यूटी का जो एक लफ्ज है, ये एक फॉर्म है। अब ये फॉर्म कहीं भी हो सकती है, किसी भी शक्ल में हो सकती है। बाज लोगों के लिए ये फूड है, बाज लोगों के लिए मेकअप है, बाज लोगों के लिए नेचर है, ठीक है। तो ये क्या है? एक फॉर्म है। अब समझ आए थ्योरी ऑफ फॉर्म? थ्योरी ऑफ फॉर्म का मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड, दोज फॉर्म्स आर चेंजलेस, नॉन मटेरियलिस्टिक एंड इटर्नल। वो थी और रहेंगी, ठीक है। अब यहां पर जो है थ्योरी ऑफ नॉलेज के ऊपर ही इसके बाद, क्योंकि थ्योरी ऑफ फॉर्म दी गई, तो यहां पे वो रेफरेंस लेता है थ्योरी ऑफ नॉलेज से कि अल्टीमेटली आप जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉलेज के ऊपर हो, तो आपको फॉर्म्स का जो है उतना अच्छा अंदाजा नहीं होगा। जब आप इंटेलिजिबल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे, तब आपको पता होगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ फॉर्म एंड हाउ इट एग्जिस्ट एंड वेयर इट एग्जिस्ट। तो यहां पे उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म को, क्योंकि इस थ्योरी ऑफ फॉर्म का जो वर्क है प्लेटो का, दैट इज इनकम्प्लीट, तब दैट इज इट्स नॉट इन अ कंप्लीट फॉर्म। देयर आर मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट अनआंसर्ड, क्योंकि ये काम है आपके डायलॉग की फॉर्म में, और बहुत सी जगहों के ऊपर प्लेटो डायलॉग करते 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 आगे ही इज ब्लैंक। वो कहता है कि अब मेरे से ज्यादा जो इंटेलिजिबल बंदा आएगा वो इस काम को पूरा करेगा, बट दैट नहीं, ठीक है, आया नहीं या उसके काम को आगे पहुंचाया नहीं गया, तो वो फिर सारा जो है। तो इस वजह से हमारे पास फिर क्वेश्चंस आते हैं 5 थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंदर। हम 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके तहत हम थ्योरी ऑफ फॉर्म को अपने पेपर के हिसाब से पूरा करते हैं। पहला क्या है? व्हाट आर फॉर्म्स? पहला क्वेश्चन, फॉर्म्स होती है Changeless, eternal, no material things. व्हाट आर फॉर्म्स? क्या होती है फॉर्म्स? Changeless, eternal, no material things. ठीक है, बिल्कुल ठीक है रियो। फॉर्म्स आर इटर्नल पैटर्न्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? दीज आर इटर्नल पैटर्न्स। और इटर्नल पैटर्न्स होने की वजह से इनके साथ एक क्वालिटी और भी आती है कि ऑब्जेक्ट्स आर मेयर कॉपीज ऑफ फॉर्म्स। ऑब्जेक्ट्स जो जितने भी हमें नजर आते हैं दुनिया में, ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीज ऑफ फॉर्म्स। ऑब्जेक्ट्स आर, समझा तो चुका हूं। नहीं, ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीज ऑफ फॉर्म्स. फूल just a copy of beauty. A human being. A human being is a copy of many things. It's a copy of intelligence. It's a copy of knowledge. It's a copy of honesty, sin, voice, crime, goodness, badness, many things. तो इंसान के अंदर जितनी फॉर्म्स हैं शायद दुनिया में किसी चीज के अंदर नहीं।
इंसान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फॉर्म्स, ठीक है. वन फॉर्म कैन ओवरकम अ सेकेंड फॉर्म, बट मैन हैज, अ ह्यूमन बीइंग हैज ऑल द फॉर्म्स, ठीक है. तो इटर्नल पैटर्न्स वो पैटर्न्स जो कि इटर्नली मौजूद हैं, ठीक है, इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, और जो हम चीजें देखते हैं दीज आर जस्ट द ऑब्जेक्ट्स हैं कॉपी. जिस तरह के एलेगेरी ऑफ केव के अंदर क्या हो रहा था, जो शेडो नजर आ रहे थे वो शेडो रियल तो नहीं थे, वो उन सब्जेक्ट्स के थे, उन ऑब्जेक्ट्स के थे. तो इसी तरह यहां पे कह रहा है जो हम चीजें देखते हैं ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें दीवार पे नजर आते हैं, ये असल में उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के एक कॉपी है, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स आर मेयर कॉपी ऑफ जस्ट शैडो, शेडोज, यस यू कैन से दैट. तो शेडो फॉर्म, ठीक है. तो इसमें क्योंकि क्या है, एक असल चीज कहीं एग्जिस्ट करती है, लाजमी करती है, ब्यूटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, वी डोंट नो इट. हमें कॉन्सेप्ट दे दिया गया, एक फॉर्म दे दी गई शेडो के ऊपर कि देखो ये जो फूल है ये खूबसूरत है, यानी फूल अगर खिला हुआ होगा तो वो खूबसूरत होगा, नेचर खूबसूरत है, खाना खूबसूरत. अब हमें वो कॉन्सेप्ट दे दिया, हम उसको हर जगह पे इंप्लीमेंट करने लगे. उस साये को, जो शेडो हमें दिया, उसको हम हर जगह इंप्लीमेंट करने लगे कि ये वो वाला साया है, ये वो वाला साया है, ये वो वाला है, ये वो फॉर्म है. असल में हम क्या कह रहे हैं, ये वो फॉर्म का शेडो है, ये वो एसेंस है उसका शेडो है जो हम देख रहे हैं, ठीक है, या जो हम किसी को बताना चाह रहे हैं. ऑनेस्टी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी इन वट एवर फॉर्म, वी डोंट नो. हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट है कि जो झूठ नहीं बोलता, जो कि एक दूसरे के साथ सही है, तो वो ऑनेस्ट है. मतलब उसको हम सही तरीके से डिफाइन भी नहीं कर सकते. गुड, अब गुड की भी डिफरेंट डेफिनेशंस है. किसी के लिए नमाज पढ़ना गुड है, किसी के लिए धमाका करना गुड है, ठीक है. किसी के लिए मेकअप करना गुड है, किसी के लिए अकेले बैठना गुड है, डिफरेंट डेफिनेशन. लेकिन गुड क्या है, वो हमेशा आपके लिए अच्छा होगा. अब हमें गुड की एक फॉर्म पता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे लिए गुड है, दैट प्रोवाइड्स मी प्लेजर, दैट इज गुड फॉर मी, ठीक है. लेकिन अब वो गुड कहां है वो हमें नहीं पता, ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे. तो फॉर्म बेसिकली क्या है, फॉर्म्स आर द इटर्नल पैटर्न्स. दे एग्जिस्ट, दे आर इटर्नल, दे आर इमॉर्टल, दे आर देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, बट वी डोंट नो इट. एंड जो ऑब्जेक्ट वी सी आर जस्ट अ कॉपी ऑफ दैट, ठीक है. फॉर्म्स, जिस तरह मैंने ब्यूटीफुल डिफरेंट एग्जांपल दे दी, इसी को आप कर सकते हैं. अब मसला क्या है, जो फॉर्म्स हैं, दीज आर परसीव्ड बाय आवर माइंड, नॉट बाय आवर सेंसेस. हमारी सेंसेस जो है वो इस फॉर्म का पता नहीं लगा सकती, ठीक है. हो सकता है मैं खाना टेस्ट करूं, मेरे लिए वो गुड ना हो, आप टेस्ट करो, आपको नहीं यार टेस्ट तो अच्छा है, और होता भी ऐसा. मैं मिल्क शेक पी रहा हूं, मेरे लिए मिल्क शेक अच्छा नहीं है, आपके लिए मिल्क शेक अच्छा है, तो चीजें डिफरेंट हो गई ना. लेकिन जो मेरा माइंड परसीव करेगा चीजों को, दैट वुड नॉट बी ब्लैंक फॉर मी, दैट वुड बी क्रेडिबल फॉर मी, रिलायबल फॉर मी, दैट वुड बी अ रियल फॉर्म. जब भी एक ब्यूटी होगी तो उस ब्यूटी को जो है मैं माइंड से परसीव करूंगा, ये दिस इज ब्यूटीफुल, ही इज ऑनेस्ट, ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज अ लायर, ठीक है. तो ये सारी चीजें मेरा माइंड मुझे बताएगा, सेंसेस नहीं बता सकते. क्लियर. पहला सवाल, व्हाट आर फॉर्म्स. फॉर्म्स आर इटर्नल ऑब्जेक्ट्स. द थिंग्स वी सी आर जस्ट द mere shadows, and the things, the forms are perceived by our mind, not by our senses. डिफरेंट एग्जाम्पल दे देना. मैंने ब्यूटी की एग्जाम्पल दी आपको, ऑनेस्टी की थी, गुड बैड की दी. अ ब्यूटीफुल थिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, एंड ऑनेस्टी कैन एग्जिस्ट विदाउट एन ऑनेस्ट मैन. द गुडनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग समथिंग गुड, ठीक है. दीज कैन एग्जिस्ट, दे आर द फॉर्म्स. अगला सवाल, वेयर डू फॉर्म्स एग्जिस्ट. ये है कहां पे, इंटेलिजिबल वर्ल्ड. इंटेलिजिबल वर्ल्ड कहां पे है, सिर्फ विजिबल वर्ल्ड के ऊपर. वो तो मैंने रिमूव कर दी. इसीलिए तो कहा इंटेलिजिबल, वो विजिबल तो है नहीं, तो इंटेलिजिबल. सेकंड क्वेश्चन इज वेयर आर द फॉर्म्स. ये है कहां. अब यहां पे मैं आपको पहले भी बताता था, मिस्टर प्लेटो और मिस्टर सोक्रेटिस के बारे में ये पेशन गोई है कि दे माइट हैव बीन द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, ठीक है. वो पैगंबर हो सकते हैं, लेकिन कहीं नाम नहीं आया, किसी हदीस में नाम नहीं आया, तो वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट. हम श्योर नहीं है इसके बारे में, एस्टिमेशन है, लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करते. लेकिन जो इनका वर्क है, वो वर्क हमें थोड़ा थोड़ा बताता है कि यार शायद वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम इसके ऊपर यकीन नहीं रखते. अब देखें यहां पे जो फॉर्म्स की बात की है, यहां पे प्लेटो मूव करता है टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स,
देयर आर टू वर्ल्ड्स। वो कहता है एक ये वर्ल्ड है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, दिस इज विजिबल वर्ल्ड। एक वो वर्ल्ड है जो कि इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, उसको उसने स्पेस का नाम दिया। जो स्पेस है वो क्या है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। वहां पर कहीं स्पेस के अंदर ये जो फॉर्म्स है ना, ये बैठी, ये छोड़ी हुई है अल्लाह ताला, गॉड ने छोड़ी हुई है। तो स्पेस के अंदर वेयर आर द फॉर्म्स, योर आंसर इज, उस टाइम उन्हें स्पेस का पता था। ठीक है। तो उसने कहा कि दे माइट हैव बीन समवेयर इन द स्पेस, स्पेस में कहीं हो सकती हैं। तो उसने कहा अच्छा ये जो है एग्जिस्ट कैसे करती हैं, मतलब अब इसी सवाल को थोड़ा सा अपग्रेड किया। वेयर आर फॉर्म से वेयर डू फॉर्म्स एग्जिस्ट। वेयर का मतलब तो हमें पता लग गया जी, आप कहां पे हैं, स्पेस में। ठीक है, कह दिया स्पेस में, कोई एविडेंस नहीं था, बस कह दिया स्पेस में। अब कहते हैं एग्जिस्ट, वेयर डू फॉर्म्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कहां पे करती हैं। अब हम लोकेशन से मूव, अब हम लोकेशन से अलग हो गए। ठीक है, मतलब मैं आपसे पूछूं इस टाइम वेयर इज माई लैपटॉप, यू विल से इट्स ऑन द टेबल। वेयर माई लैपटॉप एग्जिस्ट, अब यहां पे आंसर की कॉनोटेशन डिफरेंट हो जाएगी, स्पेस में। ठीक है। एग्जिस्ट के अंदर आ जाएगा कि क्या ये जिंदा है, नहीं है, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता, कॉनोटेशन डिफरेंट हो गई ना। अब यहां पे प्लेटो साहब बताते हैं कि आपकी जो अब वो एग्जांपल देते हैं इंसान की, बीइंग के बारे में, कि कहते हैं कि एक सोल जो है ना, सोल एक रूह, इट इज अ फॉर्म। ठीक हो गया। अब हम जो है दैट इज वी आर द इमेजेस ऑफ द सोल। मेरी जो सोल होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी, ये शक्ल होगी उसकी, ये आंख कान नाक, ये जिसामत, ये बाल सारे ऐसे होंगे मेरी सोल के। आई एम जस्ट अ शैडो ऑफ माई सोल। ठीक है, आई एम नॉट द सोल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एम्बॉडीड विद, मेड विद द सैंड, मिट्टी से बनाया गया हूं, इसके अंदर मेरी रूह डाल दी गई। मतलब कि मैं एक फॉर्म हूं, मेरे अंदर एक सोल। अब वो सोल के अंदर जो मेरी बॉडी है दैट इज द शैडो ऑफ माई सोल। ठीक हो गया। अब कहते हैं ये सोल किधर से आई, ये सोल कहां रहती है, कहां एग्जिस्ट करती है। अब ये फॉर्म है ना, क्योंकि सोल इज अ फॉर्म, रूह एक फॉर्म है। अब ये कहां एग्जिस्ट करती है, अब यहां पे वो बात करते हैं रिगार्डिंग, वही ना चल रही है, पॉज नहीं की, ओके। अब यहां पे वो बात करता है प्लेटो के, यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि वेयर कैन सोल माइट एग्जिस्ट और एग्जिस्टेड और माइट बी एग्जिस्टिंग, की है, कर रही हैं या कर रही होंगी आने वाले वक्त में। उसमें पहली ये है कि ये एक आलम बरज़ख, एक रियल है सोल की, मतलब एक दुनिया, जिस तरह अर्थ है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, इस तरह अल्लाह ताला ने ही, खुदा ने जो है एक रेलम बनाई हुई है उस सोल्स की, और सारी रूहें वहां पे। ये हो सकता है जिसको दुनिया में लेकर आना, वहां से उठाया, जिसम में डाला, भेज दिया, जाओ भुगतो दुनिया को जाके। ठीक है, तो ये हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक रेलम बनाई हुई है गॉड ने, और उस रेलम के अंदर, उस दुनिया के अंदर पूरी रूहों को रखा हुआ। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, हमारे पास एक एम्बॉडीमेंट, मतलब एक यूनिवर्सल ऐसी चीज बनाई हुई है जिसके अंदर वो सारी रूहें रखी हुई हैं, और जब हम पैदा होने वाले तो वो रूह वहां से प्रवास करती है और हमारे अंदर आ जाती है और हम पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो एक जगह के अंदर, एक स्पेसिफिक किसी एक्वेंटेड जगह के अंदर जो है वहां पे रखा हुआ है, और वहां पे हमें फैशन करने के लिए, हमें बनाने के लिए अल्लाह ताला वहां से वो चीजें निकालता है और हमारे अंदर डाल देता है गॉड। तीसरी जो है वो कहते हैं सोल रिजाइड विद इन द गॉड, हमारी रूह अल्लाह ताला में ही एग्जिस्ट करती है, इन द माइंड ऑफ गॉड, यहाँ पे अल्लाह ताला के अंदर। इसे एक और भी तो चीज कहते हैं कि इंसान को खुदा ने जब बनाया तो उसके अंदर रूह फूंकी, और जो फूंकने का वर्ड होता है, आप अगर बलून फूंकते हो, अपनी उसकी एयर क्या होती है, आपकी ब्रीथ से जाती है। तो जब खुदा ने फूंका, इसका मतलब खुदा के आप हिस्सा, उस नूर का आप हिस्सा होती है आपकी। यहाँ पे अब दो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम फिलोसफी के अंदर, हम पढ़ेंगे मुताजिलिज्म और अशारियाइज्म। मुताजिलिस्ट जो है, मुताजिलाइट्स जो हैं, वो इस बात के ऊपर कंपेल करते हैं अपने आप को कि कुरान की जो वर्डिंग है उसको हमने एज इट इज ट्रांसलेट करना है। लेकिन जो अशाराइट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, दे आर द सिंबॉलिक इंटरेक्शन। जिस तरह की कहीं भी हमारे पास ये बात सुनने को मिलती है कि अल्लाह ताला जो है वो एक तख्त पर जो है बैठे हैं, और जिसके गिर्द जो है 70,000 फरिश्ते
क्या अल्लाह ताला तख्त पर बैठे हैं इसका मतलब अल्लाह ताला भी इंसान की तरह है? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मुताज़िलिज़्म और अशारिज़्म की डिबेट शुरू होती है, वो हम उसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अब मैं शुरू हो गया उस पर तो फिर बात कहीं की कहीं और कहीं कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। बात आते हैं वापस कि अल्लाह ताला ने तीसरी जगह जो हमें बताई, वेयर डू फॉर्म एग्जिस्ट, दैट इज इन द माइंड ऑफ गॉड। अल्लाह ताला के ज़हन के अंदर, अल्लाह ताला के अंदर ये जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स, अब यहां पे सोल की बात नहीं कर रहा मैं फॉर्म्स की बात, हर फॉर्म अल्लाह ताला के अंदर मौजूद है, हर फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू फॉर्म एग्जिस्ट। तीन जगह बतानी है हमने, ये अकॉर्डिंग टू प्लेटो ही आपने बतानी है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो 3 जगह। हमें भी यही है। इस्लाम को जरा साइड पे कर दो, नहीं, वैसे वही आलम पॉलिटिकल बरज़ख साइंस, से हम कहते हैं, आलम बरज़ख से हम कहते हैं। जिसने 3 कह दिया, अल्लाह मियाँ से, या एक आपकी स्पेसिफिक प्लेस है, और तीसरी डायरेक्ट आपकी बॉडी में आती है, जैसे आप बनाया जाता है उस टाइम पे प्रवास करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फॉर्म्स टू थिंग्स। भुगतना, सड़ेगा, भुगतने के लिए आते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फॉर्म्स टू थिंग्स। मतलब एक फॉर्म है मेरे अंदर जिसको मैं कहता हूं सोल, एक मेरे पास थिंग भी है जिसको मैं कहता हूं बॉडी। तो इस बॉडी और इस सोल का क्या रिलेशन है? इस बॉडी और इस सोल का क्या रिलेशन है? तो वो कहते हैं कि जनाबे वाला कोई इतना खास रिलेशन नहीं है। आपकी बॉडी और आपका जो आपकी फॉर्म है, दे आर 2 सेपरेट थिंग्स। आपकी बॉडी यानी आपका ऑब्जेक्ट और आपकी जो फॉर्म है, दे आर 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप उस फॉर्म को उस ऑब्जेक्ट में कंक्रीटिफाई करते हो, उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हो, बट आफ्टर दैट टाइम यू गेट सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल दी, फूल खिलता है, हम कहते हैं फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अगले दिन हम जाते हैं, फूल मुरझा गया, हम कहते हैं इट इज नॉट ब्यूटीफुल। देखे ना, अब हमने क्या किया, एक फॉर्म को उठाकर अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक चीज, एक फ्लावर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया कि दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ऑब्जेक्ट को और फॉर्म को मिला दिया। अगले दिन हम गए, अभी भी तो वही ऑब्जेक्ट है ना, अभी भी वही फॉर्म है, हमने कहा नो इट इज नॉट ब्यूटीफुल। हमने अब क्या कर दिया, उस फॉर्म को उस ऑब्जेक्ट से सेपरेट आउट कर दिया। तो ये नहीं कह सकते कि फॉर्म्स को अगर अपना मतलब दिखाना है, अपना रिफ्लेक्शन देना है, कोई चीज करनी है, तो थिंग्स का होना जरूरी है। लाइक फॉर्म किधर जाएगी, सोल किधर जाएगी अगर थिंग नहीं होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप फूल, आपने एग्जाम्पल दी ब्यूटी की, ब्यूटी कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगी अगर फूल ही नहीं होगा? एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा? आप ये रिलेशन कायम कर सकते हो, लेकिन जब तक खूबसूरती के लिए फूल का होना जरूरी नहीं है। एक्सप्रेस देखिए, ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन अगर खूबसूरती एग्जिस्ट करती है, लाइक मेकअप का, फूड का, डिफरेंट हमने चीजें की, एक्सप्रेशन तो मस्ट है ना, लैंग्वेज है ना, तो वो लैंग्वेज के लिए थिंग्स का होना तो जरूरी है। ट्रांसलेशन तो लैंग्वेज का होना जरूरी है। सिर्फ से लैंग्वेजेस नहीं। अगर मैंने बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो मैंने आपको सिखाए ही नहीं, हमारी जुबान ने अभी तक हमें बहुत से ऐसे अल्फाज नहीं सिखाए, लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्या हम उन चीजों के लिए वो अल्फाज यूज कर सकते हैं जो हमें पता ही नहीं है? तो यहाँ पे जरूरी क्या चीज होगी, ऑब्जेक्ट या फॉर्म? सिर्फ फॉर्म्स तो है, लेकिन फिर वो हमें पता भी तो नहीं है। तो ये कब पता होंगे, जब आप नॉलेज अटेन करोगे, ट्रांसलेशन होगी, जब अटेन करते जाओगे। और अटेनमेंट ट्रांसलेशन से आएगी, और ट्रांसलेशन के लिए थिंग्स चाहिए। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है ट्रांसलेशन अच्छा, के आप लिए। ह्यूमन बीइंग की ले लें, आपकी ठीक है। सोल है, हाँ, वो एग्जिस्ट करती है ना। नहीं, सोल एग्जिस्ट करती है। हाँ। अगर एक रूह को एक जिस्म से निकाल दिया जाए, आप क्या हैं? आप कैसे एक्शन तो परफॉर्म यही करेंगे? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर्म जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलेशन होता है जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट का फॉर्म के साथ, बट उसके अंदर फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम उस चीजों को सेपरेट आउट भी कर दें। ठीक है इंपॉर्टेंस की, लेकिन मैं ये कह रही हूँ एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी इंपॉर्टेंस का क्या लेना देना हमसे? इंपॉर्टेंस का तब पता होगा ना जब एक चीज एक्सप्रेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज है, हमारे लिए सिन बुरी चीज है। जब तक ट्रांसलेट नहीं होगी, मतलब आपकी फॉर्म किसी सूरत में ट्रांसलेट नहीं होती, आपको उसकी इंपॉर्टेंस का कैसे पता चल रहा है? जो फॉर्म है ना, वो हमेशा से एग्जिस्ट करती है, कर रही है और करती रहेगी। ठीक हो गया? अब मैं आपको सीक्वेंस, बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर आंसर देने की कोशिश करता हूं। अब फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और अभी भी बहुत सी ऐसी फॉर्म्स हैं
जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक हो गया, फॉर्म्स हैं हमारे पास। दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को हम कहते हैं टिश्यू पेपर। कोई एडजेक्टिव लगाओ इसके साथ, क्या ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं? टेस्टलेस। टेस्टलेस, ये भी नेगेटिव भी होगा ना, कोई अच्छा लगाओ। ऑनेस्ट टिश्यू पेपर कह सकते हो, कोई मतलब आप ब्यूटीफुल टिश्यू पेपर कह सकते हो। इट्स जस्ट अ टिश्यू पेपर। तो अब क्या है, हमें एक फॉर्म का पता है, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है, लेकिन इस फॉर्म का इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन नहीं कायम हो रहा। हो सकते हैं सॉफ्ट, हार्ड। अब देखो, सॉफ्ट और हार्ड की भी कॉन्नोटेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन चलो आपके मुताबिक सॉफ्ट टिश्यू कर भी लिया, फिर जब आप किसी और चीज को विजुअलाइज करोगे और वो सॉफ्ट ना हो, फिर उसको क्या लफ्ज दोगे, उसको कौन सी फॉर्म दोगे, फिर उस लफ्ज को कौन सी फॉर्म दोगे? मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉफ्टनेस एग्जिस्ट। ठीक है, अब यही बात मैं कर रहा हूं कि फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। आपको हो सकता है किसी एक फॉर्म का नहीं पता, तो आप वो फॉर्म यूज ही नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट के साथ फॉर्म का रिलेशन बनाने के लिए फॉर्म की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ यूज हो जाएगा, क्लब अप हो जाएगा। आप चल रही हो अदर वे अराउंड, आप कह रही हो कि ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हमें फॉर्म जो है वो फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ना। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्म हाँ। को एक्सप्रेशन के लिए थिंग्स की हमारी रूह है। दोनों चीजों की। देखो, हमें ना एक्सप्रेस करने के लिए, अगर आप एक्सप्रेशन की बात लो, हमें फॉर्म की भी जरूरत है, हमें थिंग्स की भी जरूरत है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? ऑब्वियसली फॉर्म्स है, लेकिन सिर्फ फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस थिंग्स बताएंगी ना। हाँ, नहीं ना। अब यही मैं कह रहा हूं कि आपके पास वो अल्फाज ही नहीं है जिससे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम एक्सपीरियंस करके आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार मेरे पास अल्फाज ही नहीं है आपको बयान करने के लिए। वो क्या मतलब है, मेरे पास वो फॉर्म्स तो आ गई हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, उसको बताने के लिए। फिर हम बताना शुरू करते हैं, हम कहते हैं अच्छा तू समझ ही नहीं रहा मेरी बात। हम क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि उसके जहन में वो फॉर्म ही नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। मेरी जो फॉर्म है, वो फॉर्म्स से इमोशंस हैं, वो फॉर्म्स, वो इमोशंस हैं। गुड, बैड, ऑनेस्ट, लॉयल, ये भी इमोशंस है। लव, हेट इमोशंस है, सैडनेस, हैप्पीनेस इमोशंस ये कह रहे है। हैं कि बस टेम्परेरी रिलेशनशिप बनता है। एक टेम्परेरी रिलेशनशिप बनता है फॉर्म का थिंग के साथ, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म है। फॉर्म हमें पता होगी तो हम क्या करेंगे, नॉलेज के अंदर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते रहेंगे। फॉर्म का हमें नहीं पता होगा तो हम प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? से बाद में बहुत लंबी डिबेट है ये। ऑब्वियसली फिलॉसफी का ये मतलब। एक और क्वेश्चन थ्रो करते हैं। ओके। क्या कह रही है इसमें? इससे वो कह रही है जो मुझे समझ आया हुआ था ना क्वेश्चन से, वो भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फॉर्म्स विद ईच अदर? एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म के साथ क्या रिलेशन? ब्यूटी का हैप्पीनेस के साथ क्या रिलेशन है? सैडनेस का ऑनेस्टी के साथ क्या रिलेशन? डिफरेंट फॉर्म्स है ना। सर मतलब एक चीज को मैग्नीफाई भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। अगर एक चीज खूबसूरत है और हैप्पीनेस साथ मिल गई है तो एक चीज मैग्नीफाई हो गई है। ये तो आपकी सोच है ना। यहाँ पे प्लेटो साहब एक बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जीन्स और स्पीसीज, जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है ना, किंगडम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, वो इसकी बात करता है कि एक जो हमारे पास स्पीसी है, जो हमारे पास फॉर्म है, उसको हम क्लासिफिकेशन के जरिए से एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं क्लास में मेमोरिया, हम भी मैमल्स हैं, हॉर्सेस भी मैमल्स हैं, शार्क भी मैमल है, लेकिन स्पीशी क्या है, उसकी फॉर्म डिफरेंट है, मेरी फॉर्म डिफरेंट है, उसकी फॉर्म डिफरेंट है, दोनों की फॉर्म डिफरेंट है। रिलेशन क्या है कि एक ऊपर, अगर हम बड़े स्टेज के ऊपर आए तो हमें ये सारी चीजें एक ही मिलेंगी। टैक्सोनॉमी जो बनाते थे, टैक्सोनॉमी जो हम बनाते थे, बिल्कुल उसी की बात हो रही है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये हम बात करते हैं। हम स्पीशी के ऊपर आगे डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमेलिया, क्लास, कॉर्डेटा और ये सारी चीजें चलते चलते नीचे आते आते हमारी सिर्फ स्पीसी चेंज हो रही है। हम स्पीशी क्या है, होमो सैपियंस, वो राना टिग्रीन है, ठीक है, राना साहब है। तो ये क्या है, यही बात करता है आपका प्लेटो कि जीनस और स्पीशी का जो आपस में रिलेशन है, मतलब ओवरऑल हम क्या हैं, एक ही चीज की फॉर्म्स हैं। अल्टीमेटली वी आर
द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ वन थिंग। लीनिएज कॉमन हो जाता है। लीनिएज हमारा कॉमन है, हम नीचे आके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब कि अब यहाँ पे बात किया, जब आपके पास परफेक्ट नॉलेज आएगा आप इन चीजों को एक ही देखोगे, आपको वही मोहब्बत इंसान से होगी जो आपको किसी जानवर से हो रही है, बिकॉज यू नो दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अ सेम थिंग, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अ सेम फॉर्म, वो एक ही फॉर्म से नीचे डिसेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे वो बात करता है जीनस और स्पीशी का जो आपस में रिलेशन होता है। फॉर्म यहाँ पे एनिमल है और सब फॉर्म उसकी क्या है, ह्यूमन हो सकती है, हॉर्स हो सकती है, शार्क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हायरार्की। And the last question, yes, the last question is how do we know the forms? हम forms को कैसे जानते हैं? थिंग्स की वजह से। How do we know the forms? हम form को कैसे जानते हैं? तीन तरीके हैं। नंबर 1 recollection, number 2 dialectic, and number 3 is desire. Recollection, dialectic and desire. You have the soul. If you provide enough food to your soul, that soul will be able to recollect, remember, memorize all the things that it has seen while coming to your body. सूफीज़म टाइप। सूफीइज्म टाइप, यस। रिकलेक्शन आलम बरज़ख में तो है ना हम, सोल तो हमारी बहुत पहले की बनी हुई है, हमें तो इस टाइम पे 60-50-60 सालों के लिए दुनिया में भेजा गया, रूह तो है। अब आपकी रिकलेक्शन कि आप उस रूह के ऊपर कितना फोकस करते हैं, कितना उसको फूड देते हैं कि वो चीजों को रिकलेक्ट कर सके, दैट इज योर एबिलिटी। तो रिकलेक्शन होती है, याददाश्त रिवाइव की जाती है आपकी डिफरेंट फॉर्म्स की, ताकि हमें पता चल सके कि उस फॉर्म वो कहां से आई है, क्या उसके अंदर रियलिटी है, वो क्या करना चाहती है। ड्रीम्स की हम जैसे बात करते हैं, बाद औक़ात हम जो ड्रीम्स देख रहे होते हैं 4 दिन बाद पता लगता है ये तो मैंने परसों रात ख्वाब में देखी थी चीज। व्हाट वाज दैट? होता है कभी कभी। दैट वाज रिकलेक्शन। ठीक है। सेकंड डायलैक्टिक। डायलैक्टिक के मतलब वी कैन अराइव एट नॉलेज ऑफ फॉर्म। दिस डायलैक्टिक के अंदर हम क्या करते हैं? क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चन थीसिस, करते हैं, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, फिर थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। इन रेपिटेड क्वेश्चंस के जरिए से, फैक्ट्स और हिस्टोरिकल एविडेंसेस के जरिए से भी हम फॉर्म का पता लगा सकते हैं। एंड द थर्ड इज, आप पता लगाना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। जब आप कहते हैं कि बस मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही ठीक हूँ, मैंने अमीर बंदा ही नहीं है, तो आपके अंदर डिजायर भी होनी चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप एक डिजायर करें कि मैंने अल्लाह ताला के करीब जाना है, या मैंने अपने फॉर्म का जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप उसकी तरफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। 5 क्वेश्चन के जरिए से इस थ्योरी का आपने आंसर देना है। एंड द लास्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ, वो भी इतनी छोटी है। ये तो आपकी फिर कंफ्यूजन मार देती है ना। थ्योरी ऑफ, ये तो पढ़ी हुई है सारों ने। इससे मैंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को ना उसके साथ पढ़ा हुआ था जो आपकी डिवाइडेड लाइंस है, मिक्स करके इनटेंजिबल वर्ड से किस तरह आप टेंजिबल में जाते हो, वो दोनों का इकट्ठा उसने बताया। असल में थ्योरी ऑफ नॉलेज सबसे पहले दी, फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी, फिर थ्योरी ऑफ मैंने इनका कनेक्शन भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने तो सारी पढ़ी हुई है। थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर हम बात करते हैं कि आपका जो प्लेटो है वो आपकी क्लास को कितनी फॉर्म्स में करता है डिवाइड, 3 फॉर्म्स के अंदर। नंबर 1 इज योर एपेटाइट, ठीक है। नंबर 2 इज योर ब्रेवरी, विजडम, ठीक है। एपेटाइट क्लास कौन सी होती है? विच आर द प्रोड्यूसर क्लास, प्रोडक्शन क्लास, ये प्रोड्यूस करती हैं चीजों को। प्रोडक्शन कौन सी है? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पेजेंट्स, फार्मर्स, ये सारे आपके प्रोडक्शन क्लास है। ब्रेवरी में कौन सी आ जाती है आपकी? सोल्जर्स, मिलिट्री। विजडम में फिलोसोफर की। यहां पे सारी बातें वही लिखने जो पॉलिटिकल साइंस में मैंने बताई थी, ठीक है। यहां पे बातें क्या लिखने की, आपके प्लेटो ने 3 क्लासेस के अंदर आपकी सोसाइटी को डिवाइड किया। वो 3 क्लासेस कौन थी? एपेटाइट, ब्रेवरी एंड विजडम। और ये डिवीजन किस बेस पे हो रही है? एजुकेशन की बेस पे, कि हम पहले 18 साल 20 साल तक एजुकेट करेंगे, टेस्ट लेंगे।
टेस्ट लेने के बाद जो टेस्ट में पास हो जाएंगे वो आगे तालीम जारी रखेंगे, जो उस पहले टेस्ट में फेल हो जाएंगे वो आपके बन जाएंगे प्रोडक्शन क्लास फेजेंट्स बन जाएंगे, फार्मर्स बन जाएंगे। फिर 15 साल तक जो है पढ़ाएंगे उनको, 35 साल की उम्र में फिर टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में जो क्लियर कर जाएंगे वो आगे पढ़ते रहेंगे, जो फेल हो जाएंगे उस दूसरे टेस्ट में दे विल बिकम सोल्जर्स, मिलिट्री क्लास। फिर 35 साल तक पढ़ाने के बाद, 35 साल के आगे फिर 15 साल पढ़ाने के बाद 50 साल की उम्र में फिर तीसरा टेस्ट होगा, जो उस टेस्ट को क्लियर कर जाएगा ही विल बिकम द फिलोसोफर किंग, और जो उसमें फेल हो जाएंगे ही विल बिकम द एडवाइजर्स ऑफ द फिलोसोफर किंग। अब यहां फिलोसोफर किंग क्या है? ही इज दैट पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द केव, ही इज दैट पर्सन हु हैज बीन एस्केपिंग, हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द केव, उसको नॉलेज है, नंबर 1। नंबर 2, he is on the highest level of education, intelligible world, Perfect. ठीक है, perfect intelligence, he know all the forms। और यहां पे अब उसका काम है, जब ये सारा कुछ उसको पता है तो जब वो अपनी सोसाइटी को लेकर चलेगा तो कोई भी वहां पे वायलेशन ऑफ लॉज नहीं होगी, जस्टिस जो है वो इम्बैलेंस नहीं होगा, हर कोई अपना काम करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग होगी हर डिपार्टमेंट की। स्पेशलाइज्ड फंक्शनिंग के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होगी, वहां पे कोई एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। उसके बाद क्या है कि हर कोई अपने ही डोमेन के अंदर मैक्सिमम अटेन करने की कोशिश करे, कि आपके प्रोडक्शन को पता है कि मैंने प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करनी है, मिलिट्री को पता है मैंने डिफेंस कैपेबिलिटीज को मैक्सिमाइज करना है, और फिलोसोफर किंग को पता है कि मैंने इनको आगे की राह दिखाने, क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ नॉलेज में क्या कहा कि अंधे को आंख देना नॉलेज का मकसद नहीं है, नहीं सुनाने से रास्ता दिखाना, उसे रास्ता दिखाना, सीधा रास्ता दिखाना जो है दैट इज नॉलेज, ठीक है। तो यहां पे उसने बताना है पूरी सोसाइटी को, इनको भी गाइड करेगा, इनको भी करेगा, इनको भी करेगा, गाइड करेगा कि कैसे हमने आगे चलना है ताकि हम प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ जा सके। उन्हें बताएगा क्रॉप रोटेशन कैसे करनी है, कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, इनको बताएगा कौन से मिलिट्री वेपन्स बनाने हैं, इन्हें बताएगा कि किस डोमेन का मैंने किस बंदे को एडवाइजर रखना है, किसकी अपने आप को स्पेशलाइज करो हर डोमेन के अंदर, और पूरी कॉम को आगे लेकर चलेगा। डंडे के जोर पे लेके चलना पड़ा तो डंडे के जोर पे भी लेके चलेगा। रिवोल्ट कर सकता है, ये क्यों? एब्सोल्यूट किंग होगा ना, एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं, रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट था प्लेटो का। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो अगर वो जो प्रिजनर वापस आया था, दो पहले प्रिजनर बैठे थे, उनका मुंह दीवार की तरफ है, अभी कहता है यार पीछे मुड़ के तो देखो, कहता हम नहीं देखते, ऐसे ही है ना, हम क्यों देखे पीछे मुड़ के, नहीं देख सकते। तो यहाँ पे अब फिलोसोफर किंग का काम है गर्दन मोड़ दे उनकी, उन्होंने दिखाया ये रियल वर्ल्ड है, उसके लिए मतलब फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े तो मैकियावेली की तरह। इट्स नॉट लाइक मैकियावेली तो बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, ही इज नॉट लाइक दैट। जस्टिस को प्रिवेल करना है, जस्टिस जो है और एजुकेशन जो है दैट इज द कॉर्नर स्टोन इन द थ्योरी ऑफ स्टेट। जस्टिस और एजुकेशन के बिना आपकी स्टेट जो है वो तरक्की की तरफ जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ स्टेट बाय प्लेटो। आई होप आई वॉज लाउड एंड क्लियर। से वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी ना जो आपने कहा 10 साल 15 साल, वो इसी की थी ना, वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर प्लेटो एरिस्टोटल के साथ। आज अरिस्टोटल